आज जो है हमारे साथ आसिका रेसू जैन जी जुड़ी हैं। और ये अभी नवोदित साहित्यकार है। मतलब साहित्य के क्षेत्र में अभी ये शुरू ही कर रही हैं और इन्होंने काफी जो है अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है। तो आगे की बातें हम उनसे ही जानेंगे। तो आसिका जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरा नाम आशिका है। छतर भगवा जिला छतरपुर की रहने वाली हूँ और अभी वर्तमान समय में मैं सागर से यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज से स्नातक तृतीय वर्ष की तैयारी कर स्नातक तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हूँ। बहुत और बहुत बढ़िया। जो भी जो भी दिव्यांजलि में मैं उन्हीं की वजह से प्रोग्रेस थोड़ी बहुत कर रही हूँ, नहीं तो मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज ही नहीं थी। मैम से जब भी कुछ बिल्कुल। पूछो तो मैम बिना के सब चीजों के आंसर बहुत सहजता पूर्वक हमें दे देती हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद मैम आपका। शुक्रिया। हम यही चाहते हैं कि आप जैसे और आप भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाएं, बहुत जो है अपने देश का और अपना भी नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का और हमारे मंच का भी नाम रोशन करें। हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जो है आसिका जैन जी से जानेंगे कि आप जो है लेखन के क्षेत्र में कैसे आई। मैम लेखन के क्षेत्र में मतलब एक हॉस्टल में पढ़ते थे, छोटे से ही हम एक हॉस्टल में पढ़े हैं, जो कि मतलब यूपी में है। चंद्रमती माता जी का चंद्रांचल बालिका आश्रम। तो हम उसमें अध्ययन करते थे, तो वहां पे जैसे बहुत सारी गर्ल्स हुआ करती थी। तो अगर कोई दुखी होता था ना, तो हम उसे मोटिवेट किया करते थे। और हमने सबसे पहले अपनी डायरी में यही थॉट्स लिखा था कि जो बातें या शब्द हम किसी को अपने थ्रू या बोलकर बयां नहीं कर सकते, वो हम लिखकर दूसरों को बयां कर देंगे। तो मतलब इस टाइप से हमारा ये पहला थॉट था, जो हमने अपनी डायरी में नोट्स किया था। तो इसी तरह हम लिखते रहे। फिर जो रेखा खींची मैम है, जिनका आपने इंट्रोडक्शन भी लिया था मैम, तो बिल्कुल। मतलब उनके थ्रू हम बहुत जुड़े और फिर आपके थ्रू नारी तू नारायणी ग्रुप में जुड़े। तो उससे फिर हम जुड़ते गए और लिखते रहे, तो बस थोड़ी बहुत आने लगा है लेखन कार्य में मैम। और उसके बाद आप यहाँ तक आ गई साहित्य के क्षेत्र में। हम चाहते हैं आप आगे यस भी मैम। जाएं और जो है आगे भी प्रोग्रेस करते रहें, बहुत सारे मंच से जुड़े और देश का नाम रोशन करें। अच्छा, अब मैं आपसे थैंक जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या क्या रुचि है। मैम, हमें ड्राइंग करना पसंद है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है और स्टडी करना भी हमारा इंटरेस्ट है। स्टडी में हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो और ये डांसिंग में भी थोड़ा बहुत डांस वगैरह करने में। और मैम जैसे ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा हमें घूमना पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आपको गाने भी पसंद है। मैम गाने अ, नहीं, लेकिन हम ये के जो सॉन्ग्स वगैरह भजन वगैरह होते हैं, तो वो सुनने में इंटरेस्टिंग है। और मतलब हम ज्यादा ये वाला सॉन्ग सुनते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मतलब हम ये सॉन्ग ज्यादा सुनते थे मैम। सही, बहुत अच्छा गाना भी है। मतलब कि सच में जो गाना भी है बहुत प्रेरणादायक है कि जो मुश्किलें हैं वो इतनी नहीं होती बड़ी, जितना कि जो है मुश्किलों से बड़ा खुदा होता है ना। अगर हम अपनी मुश्किलें भगवान के सामने रख दे तो फिर वो बहुत छोटी हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होती हैं। एक दो भजन यस और आप सुनाइए। मैम, हम सबसे पहले अपनी चंद्रमती माता जी हैं, जो कि हमारी गुरु माँ रही हैं छोटे से, जिन्होंने मतलब हमें पढ़ाया लिखाया। मतलब माँ बाप थे, उनसे हम दूर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो हम हम्म। उनको समर्पित कर रहे हैं। एक बिल्कुल रात से बिल्कुल। दुखी थे, सो गया था रोते रोते, सपने में गुरु माँ आके और बोली पास बिठा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। मैम इतना बहुत। ही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा है। जॉन लिया जी कह रहे हैं शुभ संध्या। शुभ संध्या आपको भी। आप जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ आसिका रेसू जैन जी हैं साक्षात्कार में, लाइव साक्षात्कार में। तो आपको गाने बस इसी तरह भजन और इसी तरह के गाने पसंद है या फिर फिल्मी गाने और जो है नहीं, आजकल के जो। नो मैम, हम नहीं फिल्मी नहीं। सॉन्ग्स नहीं सुनते। हम्म। हमें ये कवि सम्मेलन वगैरह ज्यादा पसंद है। मैम अगर हम अपना हो सके तो हम अपना एक कवि सम्मेलन रख दें आप लोगों के बीच में। कवि, हाँ हाँ छोट बिल्कुल, कविता सुनानी है। हाँ हाँ बिल्कुल। यस मैम। मैम सुनाइए मतलब सुनाइए। एक
फनी है, वो हमारे द्वारा लिखा नहीं गया है, लेकिन मतलब हमें ये सुनना अच्छा लगता है, फनी है वर्ड। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल स्वागत है। मैम जैसे एक बार है ना, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा होता है, तो वहां पे दो कवि होते हम्म हैं। जो पहला हम्म कवि होता है, जो दूसरा कवि, तो पहला कवि बोलता है, उसका कहना ये होता है कि यदि नारी नहीं होती देश में, तो मतलब कि जो ये जनसंख्या बढ़ रही है उससे कुछ नहीं होता, देश में जनसंख्या नहीं बढ़ती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो उसके ऊपर बोल रहा है। नारी अगर होती नहीं, मिटते सभी कलेश, और बच्चों की इस बाढ़ से बच जाता ये देश। गरीबी कभी ना होती, गरीबी कभी ना होती। तो मैम उसके अगेंस्ट दूसरा कवि क्या बोल रहा है कि नारी नहीं होती तो कि तुम कैसे आते, तो वो इसके ऊपर बोल रहा है कि नारी अगर होती नहीं, तो कहाँ से आते आप, और कहाँ से आ टपके वो तुम्हारे बाप, गगन से आ टपके क्या, कि ओले में से निकले, गगन से आ टपके क्या, कि ओले में से निकाले। फिर मैम जो पहला कवि होता है, वो बोल रहा होता है कि भारत में जो भी मरे, मैम होता नहीं है कि कोई मर जाता है तो उसके आगे स्वर्गीय लगा देते हैं, स्वर्गीय लगा देते हैं, बिल्कुल। तो वो हाँ। उसके ही ऊपर बोल रहा है कि भारत में जो भी मरे वहीं स्वर्ग को जाए, या सो विधि बस ने क्यों दियो नरक बनाए, वहां क्या भैंस बंधेगी, ओहो गधों की हाट लगेगी, यहाँ कि खेचर वहीं चरेंगे, कि खेचर वहीं चरेंगे। तो मैम उसके अगेंस्ट दूसरा कवि क्या बोलता है, भारत में जो भी मरे वहीं स्वर्ग को जाए, और सब नर नारी कहे रहे आप ही नर कन जाए, पिताजी वहीं मिलेंगे, कि दादा वहीं मिलेंगे, कि दादी वहीं मिलेंगी, कि दादी वहीं मिलेंगी। मैम पूरा सुना या? हाँ हाँ हाँ, सुनाइए ना पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुनाया आपने, सुनाइए। जैसे कि मतलब आजकल के लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन हमें अपने दरवाजे खोल कर रखने चाहिए, दीदी को कॉल करके कह दो कि अपने दिवाली के दिन दरवाजे वगैरह खोल कर रखने चाहिए, तो वो उसके ऊपर क्या बोल रहा है मैम? सुनाइए सुनाइए, आप हाँ हाँ सुनाइए। तो मैम वो उसके ऊपर क्या बोल रहा है कि दिवाली के शुभ दिन हम सोते फाटक खोल, याते लक्ष्मी आए के घर में रहे समाए, माला माल हो जाएंगे, मलाई कड़ी खाएंगे, मलाई कड़ी खाए। मतलब उसका कहने का मीन है कि वो दरवाजे खोल के रखेंगे तो लक्ष्मी जी होंगी, वो सीधे मेरे घर पे आके प्रवेश करेंगी, जिससे वो रिच सही हो बात है। जाएगा। तो हम्म उसके अगेंस्ट दूसरा कवि क्या बोल रहा है, दिवाली के शुभ दिन हम सोते फाटक बंद, याते लक्ष्मी नहीं आए के कहीं लक्ष्मी चंदन घुस आए, कमाई सारी ले जाएंगे, दाव पर लगाएंगे, कमाई सारी ले जाएंगे, दाव पर लगाए। मतलब रखेंगे, दरवाजे रखेंगे, अगर दरवाजे तो चोर आएंगे वो पूरी कमाई ले जाएंगे। लेकिन पहला बिल्कुल। कभी कह रहा, और पहला कभी का कहने का नहीं है दरवाजे यदि हम खोल कर रखेंगे तो लक्ष्मी आएंगे और हम माला माल हो जाएंगे। अब जो पहला कवि होता है वो क्या बोल रहा है, सास बहू में एक दिन हो रही जम के रार, रार यानी कि लड़ाई, सास बहू में एक दिन हो रही जम के रार, और लड़ते लड़ते हो गई वहां पे आधी रात, खटोला यहीं बिछेगा नहीं फिर लाट बजेगा, खटोला यहीं बिछेगा नहीं फिर लठ बजेगा। तो देखो पहला का दूसरा का भी क्या बोल रहा है उससे, हम्म कवि सम्मेलन में हो रहे सब नर नारी और
और संचालक ने कहे दियो, सबको कर दो सुट, खटोला खुद बिछलेगा, खटोला खुद बिछलेगा, खटोला खुद बिछलेगा। मैम इतना ही है। बहुत अच्छा था, मजा आ गया सुन के। मतलब वो जो आपने वो वाला बताया था ना कि औरत कहाँ मतलब मर्द कहाँ से आया, एक तो ये बहुत अच्छा था, और ये जो भी लास्ट में सुना है ये बहुत अच्छा था। आपकी इस पे जो है आर्ट गर्ल कह रही है नाइस दीदी, पिंकी साजी कह रही है जय श्री राम, जॉन लिया भी कह रहे हैं बेहद खूबसूरत, पिंकी साजी कह रही हैं वाह, और ये कौन है, संग संख्य शुभ कोई है, वो कह रहे हैं बहुत सुंदर सिस्टर, जैन आस्था कह रही हैं नाइस, हमारे साथ थैंक बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हाँ, और अंशिता है ये भी कह रही हैं बहुत बढ़िया बहन, सच में बहुत अच्छा था। और आप जो भी लोग जुड़े हैं और जो भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काफी मतलब ये जो अभी सुनाया आपने ये बहुत अच्छा था। ये क्या चीज था जो अभी यू। सुनाया आपने? संवाद? कवि सम्मेलन है। अच्छा, कवि हाँ, हाँ मतलब कवि सम्मेलन का संवाद, बहुत अच्छा था, यस मैम, दो कवियों के मजा आ गया। बीच होता नहीं है कि एक बहुत अच्छा। कवि नीचे आपकी गिराने की कोशिश करता है। आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है, आपकी आवाज। मैम ऐसा नहीं होता कि एक कवि दूसरे कवि को कवि सम्मेलन में नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो इसमें हाँ वो ही हाँ, संवाद। अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब हम जो है आपसे जानना चाहेंगे आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। वैसे तो आप नवोदित साहित्यकार हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं और आप इतना अच्छा अच्छा कविताएं सुना रही हैं, तो आपको जो है साहित्यिक उपलब्धियां भी तो मिली होंगी, आप उनके बारे में बताइए। हमारी जो साहित्यिक उपलब्धि सबसे बड़ी है, तो एक बार भारत टाइम्स न्यूज के थ्रू हम गोयल भैया से जुड़े हुए हैं, तो हम्म। उन्होंने एक बार मतलब मदर्स डे पर ये पाया था कि मतलब बहुत सारे कवियों की रचनाएं ली थी, और उसमें फर्स्ट सेकंड हम्म, थर्ड प्राइज मतलब अगली थी पोजीशन। तो हमने भी उसमें अपनी ऐसी कविता दे दी थी, तो उसमें उस कविता में हमारा फर्स्ट पोजीशन आया था। बहुत और बहुत कम से कम 200 या बढ़िया। 300, 200 या 300 करीब लेखकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें हम फर्स्ट आए थे। वाह, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे आप ऐसे ही और भी जो है उसमें साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए और आप उसमें भी फर्स्ट ही आइए। तो अभी आपके मैम पास हमने, वो होगा पेपर या फिर कुछ कटिंग वगैरह भी आपके पास है? हाँ मैम कटिंग तो है, लेकिन ऐसे मोबाइल में ही है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आप बाद में जो है मुझे भेज दीजिएगा, मैं जो है उसे वो कर दूंगी, शो कर दूंगी। और मैं कुछ लोग के कमेंट, हाँ बताइए बताइए। हमने एक बचपन के अनोखे पल एंथोलॉजी की थी, मतलब उसमें संकलन था। वो हम्म। हमारे थ्रू ऑल राइटर्स ने बचपन के ऊपर पोएम्स अपनी अपनी बुक में पब्लिश करवाई थी, अच्छा। रेखा मैम के थ्रू। तो बहुत वो उसमें हम कॉम्प्लियर बहुत रहे थे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपकी जो है कौन है ये आर्ट गर्ल है कह रही हैं शानदार दीदी, और सीत कह रही हैं हेलो, और सतरंग कह रहे हैं राम राम दीदी। अच्छा, ये सब आपके मतलब फैमिली मेंबर। चलिए, बहुत यस मैम। अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और आप जो फर्स्ट आई, मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही आगे भी जो है हर प्रतियोगिता में फर्स्ट आती रहें और अपना और थैंक अपने यू। मम्मी पापा का नाम रोशन करें। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके फेवरेट लेखक कौन है? जैसे आप भी तो हैं, लेखक ही हैं आप भी, लेकिन होता है ना कि हर किसी के लेखक तो होते ही हैं फिर पसंदीदा, तो आपके फेवरेट लेखक कौन है? मैम हमारे मतलब अगर साहित्य में, हिंदी साहित्य में देखा जाए, तो हमें हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारी पोएम्स मतलब शानदार लगती हैं, और उनकी एक पोयम है, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। तो हम्म। मतलब हम जब भी होते हैं तो उनकी यही पोयम मतलब पढ़ेंगे या सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें बहुत शांति मिलती है। और एक हमारे मतलब आचार्य गुरुदेव हैं तरुण सागर जी, उनको मतलब देखा भी होगा, तो उनके कड़वे प्रवचन होते हैं, हम्म। तो मतलब हम वो बहुत ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, चलिए, तो मतलब हमने बहुत अच्छा। और हमें जो मोटिवेशनल बुक्स जितनी भी होती है वो सब पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं थैंक यू। जानना चाह रही थी कि जैसे आप भी लेखक हैं, अभी तो आप शुरू कर रही हैं, पर मुझे लगता है कुछ ही दिन में आप भी प्रोग्रेस करके और अपनी एक बुक प्रकाशित करेंगी ही। तो अभी आप मुझे बताइए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैम हमारी फेवरेट मतलब एक कड़वे प्रवचन है, और जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो पढ़ना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा, अभी मतलब हमारी बुक पे एक काम चल रहा है, जीवन का संघर्ष,
उसमें हम अपने पापा की पूरी स्टोरी लिख रहे हैं कि हमारे पापा ने क्या स्ट्रगल किया है छोटे से हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में या कुछ भी छोटे से हमें मम्मा पापा से दूर रहना पड़ा तो उन सब चीज के बारे में मैं लिख रही हूँ। तो वो एक जीवन का संघर्ष हमारी बुक आधी लिख चुकी है लेकिन हमें वो पब्लिश करवानी है। हम उसके लिए अच्छा सा पब्लिकेशन हाउस ढूंढ रहे हैं। चलिए, बहुत आपको शुभकामना, और जो है मैं चाहूंगी जल्दी ही आपकी ये वाली बुक भी पब्लिश हो जाए और हम सबके हाथ में आए, हम सब उसे पढ़े, है ना। यस। जॉन लिया जी ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। सीत जी ने लिखा है हेई, और सतरंग जी ने लिखा है सतरंगाई, और जॉन लिया जी ने लिखा है मेरा इलाज अब नामुमकिन है, मेरा अब जॉन एलिया को पढ़ने लगा हूँ। बहुत अच्छा लिखा है। हिमांशु जी कह रहे हैं नमस्कार महोदया, शुभ संध्या। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जॉन लिया जी ने एक और लिखा है मेरे इलाज अब नामुमकिन है, मैं अब जॉन लिया को पढ़ने लगा हूँ। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। आप भी कभी हमारे मंच पे आइए और जो है लाइव काव्य पाठ करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा बंसिका जी, आपकी एक दो पोयम सुन लेते हैं। आसिका जी यस मैम। आपकी एक दो पोयम सुन लेते हैं, फिर आगे के सवाल करते हैं। यस मैम। मैम मतलब लेख लिखा है नारी का संघर्ष। हाँ हाँ, उसने अपने जीवन में क्या किया है तो हम उस पर एक पोयम सुना रहे हैं। बिल्कुल। जीवन में बदलाव देखा है आपने। जीवन में बदलाव होते हुए देखा है आपने। एक नारी को संघर्ष करते हुए देखा है आपने। बेटी है तू पढ़ लिख नहीं सकती। बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। सपनों की उड़ानों को देखना तेरा हक नहीं है। सपनों की उड़ानों को देखना तेरा हक नहीं है। घर में पर्दों के पीछे सपना है तेरा। मेहमान है तू इस बगिया की कुछ दिन की। अधिकार नहीं है तेरा इस बगिया पर। मेहमान है तू इस बगिया की कुछ दिन की। अधिकार नहीं है तेरा इस बगिया पर। अपने घर जाकर आसमां को छूना और वहां भी अपने सपने को भूल जाना। अपने घर जाकर आसमां को छूना और वहां पर भी अपने सपने को भूल जाना। ये दुनिया के नजरिए के बदलाव का स्वरूप है। ये दुनिया के नजरिए का बदलाव का स्वरूप है। माँ के घर से पति के घर के सफर को झेलना। माँ के घर से पति के घर के सफर को झेलना। बदले में सिर्फ रोक टोक और लोगों के ताने हैं। बदले में सिर्फ रोक टोक और लोगों के ताने हैं। ये दुनिया नारी का जमीन और आसमान कहाँ है। ये दुनिया नारी का जमीन और सपना कहाँ है। ऊपर वाले तू ही कर दे न्याय अब तो। ऊपर वाले अब तू ही कर दे न्याय अब तो। बता दे कौन सी बगिया है बेटी की। बता दे कौन सी बगिया है बेटी की। जीवन में बदलाव होते हुए देखा है आपने। जीवन में बदलाव होते हुए देखा है आपने। एक नारी के संघर्ष को करते हुए देखा है आपने। एक नारी के संघर्ष को करते हुए देखा है आपने। वाह, बहुत बढ़िया, सही कहा। मतलब कि पुरुषों से ज्यादा संघर्ष नारी को करना पड़ता है। पुरुषों को तो सिर्फ बाहर जाके ही कमाने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है, पर नारियों को जो संघर्ष करना पड़ता है ना, वो घर में भी फिर बाहर भी देखो दुगना करना पड़ता है। बहुत अच्छी कविता लिखी थी। आपकी कविता पे सतरंगा जी कह रहे हैं वाह वाह, बहुत खूब लेखन। और ये कोई वैभव जी है, वैभव जी ने अपना लिखा है सच हमेशा अ, सच हमेशा सटीक और संक्षिप्त होता है, झूठ बातों से अलंकृत और लिप्त होता है। सही कहा, बिल्कुल। और कोई राइटर बाबू हैं, ये कह रहे हैं आपकी आपकी लेखनी को कह रहे हैं अद्भुत लेखन। सच में बहुत काबिले तारीफ था, आपने बहुत अच्छा लिखा। महिलाओं के ऊपर जो लिखा है ना, वो सच में आजकल यही होता है। हमें इसी तरह, मतलब मैं तो यही कहती हूँ राइटर से कि हमें आजकल जो हो रहा है ना, इसी पे लिखना चाहिए। कि जैसे अभी सरोजनी नायडू का वो था, आपको पता है ये सरोजनी नायडू का बर्थडे था कुछ दिन पहले। तो उन्होंने भी अपने टाइम में ऐसी ही कविताएं लिखी थी सरोजनी नायडू ने, कि जैसे अपने समकालीन जो समाज है उसमें सुधार कर सके। तो हम लोगों का भी, मतलब आज के साहित्यकारों का भी यही काम है कि हम लोग कुछ ऐसा लिखे जिससे हमारे समकालीन समाज में जो बुराइयां हैं उसमें सुधार हो सके। तो आपकी जो ये कविता है ना, वो इसी तरह की एक जो है समस्या पे या फिर जो कमी है उसी पे लिखी गई है ना। बहुत अच्छा लिखा है आपने। आपकी कविता पे थैंक ए के राइट्स हैं, इन्होंने कहा है बहुत खूब। और अंशिता, नाम पढ़ने में नहीं बन रहा, यू। ये कोई है अंशिता, इन्होंने कहा है बहुत अच्छा बोला बहन। और अंजलि कह रही है मेरी बेस्टी हमेशा बेस्ट है। अच्छा, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड का भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुभ सुषमा सुषमा जैन जी कह रही हैं बहुत अच्छा।
अम, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी आसिका जी मैं कि जैसे आप भी लेखक ही हैं, तो आपको पता है कि पुस्तक लिखना कितना जरूरी होता है और पुस्तक लिखने में कितनी मजा आती है। लेकिन क्या बोलते हैं, एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है। जैसे हम लोग तो लिखने मैम में ही ज्यादा टाइम बिताते हैं, पर पढ़ना कितना जरूरी होता है लेखकों के लिए। मैम देखो, बुक पढ़ना लेखक के लिए जरूरी होता है, जैसे एक इंसान को पानी भोजन की जरूरत होती है, आपकी क्योंकि आवाज देखो हम थोड़ा अपनी कट रही है, थोड़ा आपकी आवाज थोड़ा कट रही थी। मैम जैसे कि हाँ देखो अब आ रही। मतलब मैम जैसे कि जितना मनुष्य को भोजन पानी की आवश्यकता होती है उतनी ही मतलब जरूरत एक लेखक को पुस्तक पढ़ने की होती है, क्योंकि हम अपने जज्बात को तो शब्दों में उतार देंगे, लेकिन कुछ होते हैं ना, जैसे कि जो अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो हमें एक बुक को पढ़ने से ही मिलेगा। मतलब जैसे कि अगर हमारी जो अशुद्धियां हो रही हैं बुक में, कहाँ पर हमें लिखने में अशुद्धि हो रही है, तो उससे हम राइटर्स को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पर क्या कैसे लिखना है, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनसे हमें अपनी मिस्टेक पता चलती हैं। तो मतलब मेरा कहना तो यही है कि जो राइटर्स लिखते हैं तो उन्हें बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना बुक के पढ़े वो बुक तो लिख लेंगे, लेकिन जो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए वो अपने जज्बात को तो उतार देंगे शब्दों में, लेकिन जो आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, उन चीजों के बारे में लिखने के लिए उन्हें बुक्स को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल और बुक्स सही को कहा पढ़ने। आपने। थैंक यू मैम। हम्म, बिल्कुल सही कहा। अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर जानकारी इतनी मिल नहीं पाएगी। और एक होता है ना कि सिर्फ इंसान जब तक बुक नहीं पढ़ता है तब तक वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है और उतनी ही बात जान पाता है जितनी उसे पता रहती है पहले से। और जब वो बुक पढ़ता है तो उसके विचारों में और क्रांति आती है और ज्यादा सोचने का समझने का उसका बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि कुएं का मेढक होता है तो उसे सिर्फ इतना ही पता होता है कि कुएं जितनी ही जिंदगी, अरे वो दुनिया है। लेकिन जब कुएं से बाहर निकलता है या जंगल में जो जानवर रहते हैं उन्हें पता होता है कि बस जंगल जितना है उतनी ही दुनिया है। लेकिन जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। इसी तरह राइटर भी अगर बुक पढ़े तो उन्हें जो है और पता चलता है और उनके विचारों में और खुला, मतलब उनके विचार और खुलते हैं। आपकी दोस्त कह रही हैं मेरी बेस्टी हमेशा बेस्ट है। और थैंक यू। सुषमा जैन कह रही हैं बहुत अच्छे। आर्ट गर्ल कह रही हैं नाइस दीदी। और वैभव जी कह रहे हैं आप बहुत तरक्की करें बेटा, आपको कह रहे हैं। और शुभम जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रेसू। और थैंक यू। शुभम जी कह रहे हैं नाइस पोयम कीप इट अप गो अहेड। और हिमांशु जी कह रहे हैं कविता ही संसार सम्मान संपत्ति समारोह सामर्थ्य व समय है। सही कहा, बिल्कुल कविता ही सब कुछ है। हम साहित्यकारों के लिए तो कविता ही है। और कलम से ही विहार व्यवहार वाणी सब कुछ हो जाता विलय है। रचना कर्म निरंतर करते रहिए, ये ही साहित्य का सर्वदा संचय है। कविताएं मेरा अनुभव। और राइटर बाबू कह रहे हैं लिखो ऐसे कि शब्द बोल पड़े। सच में आपने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है। और कोई राइटर प्रिया है कह रही है सही बात है दी, अच्छा आपकी बहन है। हिमांशु जी ने लिखा है रचना कर्म निरंतर करते रहिए, यही साहित्य की सर्वदा संचय है। और आर्ट गर्ल कह रही है बहुत बढ़िया दीदी। और थैंक राइटर यू। प्रिया कह रही हैं तुम काटोगे खंजर बनकर उसे, वो औरत है लोहे सी टकराएगी। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। मतलब एक औरतों के लिए आज मैंने भी एक लोग का देखा था, मतलब वो नाजिया कोई है, मुसलमान है, लेकिन उन्होंने जो लिखा था ना कि अगर भारतीय महिलाओं से कोई टकराएगा तो वो फिर चूर चूर हो जाएगा। तो सच में इन्होंने भी जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और आप और हम तो है ही इसका एग्जाम्पल है एक बहुत बड़ा, है ना। अच्छा, अब मैम। मैं आपसे जानना चाह रही थी। हाँ बोलिए, क्या कुछ कह रही थी आप। नो मैम, बोलो आप। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाह रही थी कि हमारे बीच में जैसे कुछ दर्शक हैं, आप देख ही रहे हैं बहुत सारे लेखक भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब मैं जानना चाह रही थी कि आप नहीं, आप उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी, लेखन के टिप्स। जैसे आप भी लिखती हैं तो आपको कुछ कठिनाइयां आती ही होंगी, तो आप जो है उनसे कैसे निपट के और अपने लेखन को एकदम घूस राइटिंग की तरह करती हैं। तो आप हमारे उन लेखकों को कुछ टिप्स दीजिए लिखने के। मैम देखो, स्टार्टिंग में जब हमने लिखना स्टार्ट किया था तो लिखने से ये होता था कि हमारी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हम्म, थी, और हमारे जो हम्म, पोएम्स वगैरह पे होते थे बहुत
ऐसे कमेंट भी आते थे कि आपको लिखने के लायक नहीं हो, आप अपने वर्डों में सुधार करो, आप में मतलब साहित्य संबंधी मिस्टेक्स हैं, मतलब इस टाइप के कमेंट्स आते थे। तो हम उसे मतलब पढ़ते थे, लेकिन कुछ कमेंट्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते थे, लेकिन कुछ कमेंट्स पे हम वर्क करते थे। हम सोचते थे यदि इन्हें पसंद नहीं है तो हमें इस पे वर्क करना चाहिए, और हम अपनी पोएम्स में सुधार करते थे। तो अगर कभी बुरे कमेंट्स आए तो उनसे, मेरा लेखकों राइटर्स से यही कहना है कि मतलब यदि उनकी पोएम्स पे कुछ बुरे कमेंट्स आते हैं या कोई उन्हें बुरा भला कहता है तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। यदि तुम्हें उनकी बात लगती है कि यार हो सकता है हमारी पोएम्स में कोई मिस्टेक्स है, तो उन्हें सुधारो। मतलब ये मत सोचो कि से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं निकालेगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम अपनी पोएम्स में क्या सुधार करो, कहाँ क्या अच्छा लिखो, जिससे लोग और ज्यादा तुमसे मोटिवेट हो। तो कभी लोगों की बातों पर इग्नोर करना है तो इग्नोर करो, वरना दुखी मत हो लोगों की बातों से। तुम्हें लिखना है तुम लिखो, और उनकी बातों को सुनकर ये देखो कि अगर उनने तुम्हारी कहीं मिस्टेक्स निकाली है तो आज इसने निकाली है तो कल कोई और भी निकाल सकता है। तो उन पे वर्क करना चाहिए, मतलब निराश होकर नहीं बैठना चाहिए किसी के बुरे कमेंट से या किसी के कहने से कुछ। और कुछ बिल्कुल सही कहा। लोगों का ये भी कहना होता है, जब हमने स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया था तो हमारी फ्रेंड्स भी कुछ बोलती थी कि यार लिखते इससे तेरा करियर में क्या होगा सुधार, कुछ नहीं होता लिखने से, कोई नहीं पढ़ता आजकल, ना बुक कोई लेता है, क्या करेगी यार लिख के। तो हमने बोला यार थोड़ा कुछ ही नहीं, अगर 100 में से 20% लोग भी मेरी बुक्स पढ़ते हैं या मेरे विचार पढ़ते हैं तो मुझे खुशी मिलेगी इससे। 100 में से 99 नहीं है, 90 नहीं तो 20% लोग तो पढ़ते होंगे, ये सोच के हम लिखते हैं ओनली। बिल्कुल सही कहा। ये मतलब जैसे होता है ना, सच में आपको ही नहीं हर किसी को ऐसा कहते हैं कि बुक आप लिख रहे हो कोई पढ़ नहीं रहा है, इससे क्या होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं। अब जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे मतलब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना, अगर मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं पढ़ती जरूर हूँ, चाहे किसी का भी हो। इससे ये होता है कि लिखने की थोड़ी प्रेरणा मिल जाती है, थोड़ा पता चल जाता है कि और कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि बुक जो है मतलब लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी जो है इतनी सारी बुक्स हैं और इतने सारे लोग पढ़ते हैं, तो उसी से तो लोगों के विचार में बदलाव आता है। अच्छा, वो लेखन टिप्स, आप जो है कुछ लेखन टिप्स भी दे दीजिए हमारे साहित्यकारों को जो। लेखन टिप्स तो ये है, जैसे कि अगर हम कहीं घूमने भी गए तो वहां पर चीजों को देखो और समझो। अगर तुम्हें जैसे कभी कभी यार मैम मैम हम एक बार महावीर जी गए थे अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो वहां पर ऐसा हुआ था कि आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों को देखा था, ये सब चीजें देखी थी। तो उन मतलब उन चीजों में लिप्त हो जाओ और उनसे अपने जज्बातों को जगाओ कि आसपास क्या हो रहा है, फिर उनसे संबंधित लिखो। अगर तुम्हारे मन में कहीं पर भी विचार आ रहे हैं ना तो इन्हें इग्नोर मत करो, तुम उसे कहीं ना कहीं अपनी डायरी या मोबाइल नोट्स में कहीं ना कहीं कुछ लिख लो। जिससे तुम, अगर ऐसा होता है मैम जैसे कि अगर हम कहीं घूमने गए, कुछ सीन ऐसे नजर आने लगते हैं हमें कि उन्हें देखते ही मन में विचार दौड़ने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं घर जाकर लिख लेंगे, लेकिन जब घर जाके पेन डायरी उठाओ तो माइंड में वो विचार नहीं आते जैसे उस सीन को देखकर एग्जैक्ट टाइम पर आते हैं। तो मतलब उन विचारों को इग्नोर मत करो, उसी टाइम पर तुम किसी चीज में लिख लो, जिससे तुम आगे किसी चीज में पोएम्स वगैरह लिख रहे हो तो वो विचार आए तो तुमने बीच में जोड़ दिए, उससे मतलब पोएम्स अपनी और अच्छी लगने लगती है। तो मतलब कभी भी विचार आए कहीं पर, रात में भी अगर तुम्हारा लिखने का मन कर रहा है तो तुम पहले उठो, अपनी पेन और डायरी उठाओ और उसे लिखो। मतलब इग्नोर मत करो अपने वर्डों को, अपने विचारों को, कभी भी आ रहे हैं माइंड में तो उन्हें लिखो। और सबसे पहले लिखने के लिए सब बोलते हैं शांत माहौल की नीड होती है, ऐसा नहीं है कि शांत माहौल की ही नीड हो। हाँ, लेकिन लेखक को एक शांत माहौल में ही लिखना चाहिए, सब ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे हमेशा जैसे शोर शराबा भी हो रहा होगा तो हमें वहां पे भी यदि मेरे माइंड में विचार दौड़ते हैं तो मैं लिखती हूँ। मेरे माइंड में ये नहीं रहता कि मुझे शांत माहौल ही चाहिए। तो मतलब ये सोच के मत लिखो कि शांत माहौल ही चाहिए तभी हम कुछ लिखेंगे। तुम कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम राइटर हैं, अगर किसी मंच में हमें खड़ा कर दिया, मान लिया, तो कहीं वो हमें टाइम नहीं देंगे, वो कहेंगे तुम राइटर हो, तुम्हें हमने टॉपिक दे दिया और तुम्हें उस पर बोलना पड़ेगा। उस टाइम पर तुम ये नहीं कहोगे कि हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, हमें शांत माहौल में पहले लिखना पड़ेगा और फिर हम बोलेंगे। तो मतलब हमें पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि शांत माहौल कहाँ है, हम वहां लिखने बैठेंगे, नहीं। तुम्हें जहां जो आ रहा है लिखना तुम लिखो, शोर शराबा क्या हो रहा है, अदर हमारे चारों ओर क्या एक्टिविटी हो रही है, उन चीजों पर ध्यान मत दो, तुम्हें लिखना है तो तुम तुरंत लिखो।
हमारा कहना यही है मैम राइटर्स से। और वैसे हम तो अभी नवोदय थे मैम, हमें खुद ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, हम उसके अकॉर्डिंग हम राइटर्स से यही कहना चाहेंगे कि उन्हें जब मन में विचार दौड़े तो उन्हें लिखो अपनी पेन डायरी में। बहुत बढ़िया। आपने जो बात कही है ना वो सच में बहुत अच्छी कही है। कि जो है जैसे होता है ना कि कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो चाहे जितना भी कोई गिराए, चाहे जितना भी कोई रोके, आप चलना सीखो उसी तरह। जैसे शोर शराबा चाहे जितना हो, अगर आपको करना है और आपको लिखना है तो आपको उसी में करना पड़ेगा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। पता है, मतलब मैंने भी आज तक कभी ये सोचा नहीं था, पर आपकी बात से मुझे भी थोड़ा सीखने को मिला है कि सच में मतलब इसे लिखने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि शांति हो जाए या कुछ हो जाए तभी हम लिखें। अगर हमें लिखना है तो हमें लिखना है। वो होता है ना एक जो असली टैलेंट होता है इंसान का, वो हर जगह निखर के आता है, चाहे वो शोर शराबे में हो चाहे वो शांति से हो। और बाकी तो बहाने तो लोग बना ही लेते हैं, है ना। आपकी जो है, मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ देती हूँ। तो राइटर बाबू थैंक कह यू। रहे हैं, लिखो ऐसे कि सब तो बोल पड़े, पढ़े और सुने जो, उसकी दुनिया बदलने में देर न लगे। बिल्कुल सही कहा। आपके जो अभी ये वाले शब्द थे कि लिखने के लिए या कुछ बोलने के लिए लाखों की भीड़ में भी अगर शोर शराबा हो रहा हो और आपको कह दिया जाए बोल सको, तो आप वहीं बोलना शुरू कर दो। ये होता है असली लेखक, ये होता है असली वक्ता। और राइटर प्रिया है, ये कह रही है, मत समाज किसी से कम औरत को, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा लिखा है प्रिया जी आपने। सतरंगा जी कह रहे हैं, बहुत खूब लेखन। और राइटर प्रिया कह रही है, मैम मैं आपको कहाँ अपनी पोयम भेज सकती हूँ। प्रिया जी आप मुझे जो है मैसेज करिएगा बाद में, इसके बाद मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। सुरभि जी आपकी बात पे कह रही हैं, सुरभि जैन आपकी बात पे कह रही हैं, राइट। सतरंगा जी कह रहे हैं बात तो सही है। राइटर प्रिया भी कह रही हैं राइट। और राइटर बाबू कह रहे हैं, इग्नोर कर बुरे और बुराई करने वालों को जो तेरी शोहरत से जलते हैं। बिल्कुल सही कहा। थैंक जो यू। बुराई करते हैं अगर उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर आगे बढ़ना तो मुश्किल ही है। इसलिए जो अच्छी बातें कर रहे हैं उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, रवि जैन जी है, कह रहे हैं वेल सेड सिस्टर। वैभव जी कह रहे हैं, एग्री, ऑब्जर्व एंड नोट नोट इट। सही बात है। आज जो है मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ भाई ये तो सोचने वाली बात है कि अगर शोर शराबा हो रहा हो, लेकिन हम राइटर हैं तो हमें वहां भी बोलना ही बोलना है। और सुरभि जैन जी कह रही हैं, एब्सोल्युटली राइट रेसू। आर्ट गर्ल कह रही हैं, राइट दीदी। आपकी बातों से आपकी बातों से आज सब बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं तो अब भाई मुझे लगता है अब आपको नवोदित कहना तो बेकार ही है। अब मुझे कहना चाहिए कि आप युवा साहित्यकार हैं और जो है अच्छा साहित्य आपके पास, एक्सपीरियंस भी अच्छा है और साहित्यिक एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैम आपके उससे ही हम नवो देते हैं अभी, और आपके उससे ही आगे बनना है मैम, आगे जाके कि हम नहीं, अब साहित्यकारों। अभी तक मुझे लग रहा था कि आप नवोदित हैं, लेकिन आपकी जैसी बातें हैं और जैसे आपने टिप्स दिए हैं और जैसे आपके अनुभव बोल रहे हैं ना, उस हिसाब से अब आप नवोदित नहीं है। अब आप जो है एक अच्छी साहित्यकार बन गई हैं और आगे मतलब अब प्रसिद्धि आपको मिलने ही वाली है मुझे लगता है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, एक आपकी पोएम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं ना। आपकी एक कोई पोएम सुन लेते हैं। मैम जैसे कि हम 15 मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो मतलब देखा है अपने इंडिया में ही ऐसा होता है कि अब जॉब्स के लिए हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मतलब हिंदी लैंग्वेज को तो इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन इंग्लिश को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो और ऐसा भी हो रहा है कि जैसे हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन हम उनकी सोच से आजाद नहीं हुए। कैसे? जैसे कि हम विदेशों का ही खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और विदेशों के ही वस्त्र पहन रहे हैं। आजकल की गर्ल्सों को देखा होगा, मतलब की जो विदेशों के वस्त्र होते हैं, आजकल विदेशों में जाकर देखो तो ये सूट सलवार वगैरह ज्यादा यूज होने लगे हैं। लेकिन अगर अपनी इंडिया कल्चर को देखो तो अपनी संस्कृति को हम भूलते ही जा रहे हैं। कैसे भी देखो, अपनी कल्चर को, पहनावा अपना, अपनी बोल भाषा, मतलब सब कुछ चेंज हो गया है। तो मतलब मैम उसी के ऊपर हमने मतलब अपने कुछ विचार रखे थे। बिल्कुल आजादी सुनिए। के सही आजादी के सही मायने। देश की आजादी अभी नहीं हुई है भाइयों। देश की आजादी अभी नहीं हुई है भाइयों। अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हैं। अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हैं, परंतु अंग्रेजी पर फिदा हो गए हैं। परंतु अंग्रेजी पर फिदा हो गए हैं। दाल रोटी खाई नहीं जा रही है। दाल रोटी खाई नहीं जा रही है, फास्ट फूड रोजाना खा रहे हैं।
फास्ट फूड रोजाना खा रहे हैं, भारतीय वस्त्रों को भूलकर विदेशी वस्त्रों को पहन रहे हैं, भारतीय वस्त्रों को भूलकर विदेशी वस्त्रों को पहन रहे हैं। देश की आजादी तो तब होगी जब तुम अपनी सोच से आजाद होंगे। देश की आजादी तो तब होगी जब तुम अपनी सोच से आजाद होगे। अंग्रेजों से ज्यादा हिंदी को महत्व दोगे। यदि यही आजादी थी तो आजाद ही क्यों हो गए? यदि यही आजादी थी तो आजाद ही क्यों हो गए? हम हमारे ही देश में अंग्रेजी को महत्व देते हैं। बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, होशियार है। मैम ऐसा नहीं होता जैसे हम कहीं पर गए अंग्रेजी बोल रहे, यदि हमने कहीं 2 वर्ड ही अंग्रेजी के बोल दिए, इंग्लिश के बोल दिए, तो मतलब जो सामने वाला लोग होंगे वो इफेक्टेड होंगे, अपने से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन हिंदी बोल रहा है तो ये सोचते हैं यार ये तो हिंदी बोल रहा है, इसे जॉब नहीं देनी। मतलब इस टाइप से अपने इंडिया कल्चर में होने लगा है। तो मैंने उसी के ऊपर लिखा कि बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, होशियार है। बंदा हिंदी बोल रहा है, शायद कम पढ़ा है। अरे भारतीयों, आप ही अपनी संस्कृति भाषा भूल जाओगे तो दूसरे देशों में कैसे नाम कमा पाओगे? यदि भारतीयों तुम ही अपनी अपनी संस्कृति भाषा पहनावा भूल जाओगे तो दूसरे देशों में कैसे नाम कमा पाओगे? जिसको अंग्रेजी बोलना अच्छा और हिंदी को बोलना बुरा लगता है, जिसको अंग्रेजी बोलना अच्छा और हिंदी को बोलना बुरा लगता है, वो भारतीय नहीं हो सकते। वो भारतीय नहीं हो सकते। विदेशों में जाकर रहो यार, अपनी सोच से आजाद होंगे, तब जाकर ही कहीं हमें आजादी मिलेगी। जब हम अपनी सोच से आजाद होंगे तब जाकर ही हमें कहीं आजादी मिलेगी। जिन वीर जवानों ने अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी वतन के खातिर, जिन वीर जवानों ने अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी वतन के खातिर, कम से कम उन्हें तो सलामी दे दो। जिन वीर जवानों ने देश के खातिर अपनी लहू की एक एक बूंद बहा दी, कम से कम उन्हें तो सलामी दे दो। वो तो हमेशा अमर रहेंगे, उनका नाम भी हमेशा गूंजेगा। जागो भारतीयों जागो, इंडिया नहीं भारत बोलो। जागो भारतीयों जागो, इंडिया नहीं भारत बोलो। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। बहुत बढ़िया लिखा है। मतलब सच में आज के हिसाब से ये सच में बहुत जो है जरूरी है। मैं इस पे बोलूँ तो आप जो अभी बता रही हैं कि हम हिंदी बोलना शर्म की बात समझते हैं और इंग्लिश बोलना गर्व की बात, ये सच में है। मतलब वो होता है ना कि एक देश तो आजाद हो गया है लेकिन मानसिक रूप से लोग अभी भी गुलाम ही हैं अंग्रेजी के ही। अच्छा, ये जो आपने भी बताया ना अंग्रेजी का कि कैसे हुआ है, ये असल में मैंने भी पढ़ा था, इस पे इतिहास पढ़ा था। तो मैंने वहां पे देखा था कि अंग्रेजों को ये था कि उनको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था भारत का जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलनी आती हो। तो उससे ये होता कि वो अपने रूल और रेगुलेशन को अब इंडियंस को समझाने के लिए हिंदी लैंग्वेज उन्हें आनी जो है जरूरी थी। अब वो नहीं आ रही थी तो उन्होंने तभी फैसला किया था कि हम कुछ भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और हम अपनी बात उनको अपनी भाषा में बताएंगे और फिर वो जाके उन्हें समझाएंगे। और फिर पता है भारतीयों को उनके मतलब जो अपने देश के प्रति उनका जो विचार था बदलने के लिए, कि मतलब उनको लालच देने के लिए उनको पैसे कि आपको हम ज्यादा पैसे देंगे और आपको हम अच्छा रहन सहन देंगे। तो इसी वजह से जो इंडियन थे वो जो है अपनी भाषा छोड़ के और उनके साइड मिल गए थे। और मैं बता दूं वो जो उस टाइम चला था, मतलब उस टाइम उनका जो ये लोगों को इंडियन को वो करने का था, उनकी सोच को ऐसे बदलने का, वो अभी तक चलता आ रहा है। अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे जब मैंने लेखन शुरू किया था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप जो है हिंदी छोड़ दो लिखना, हिंदी में मत लिखो, इसमें पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आप इंग्लिश में लिखो उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, जब मुझे पता है मैं इंग्लिश अच्छा लिख अरे हिंदी में अच्छा लिखती हूँ, अच्छी हिंदी राइटर हूँ, तो मैं हिंदी क्यों छोड़ दूं, और वो भी मेरी मातृभाषा है, मैं भारतीय हूँ। ये तो कुछ नहीं है। जब मैं टीचिंग लाइन में गई थी तो वहां पे भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप हिंदी में पढ़ाना छोड़ दो और आप इंग्लिश मीडियम में टोटल इंग्लिश में पढ़ाओ, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये होता है पैसे देके लोगों में मतलब मानसिक गुलामी कराने का ना, ये एक तरीका है कि लोगों को पैसे देके उन्हें इंग्लिश की तरफ मोड़ो और हिंदी से जो है हिंदी को छोड़ो। तो मुझे लगता है आपकी ये जो पोयम है ना बहुत अच्छी है, और हमें आपको ही नहीं मतलब जो भी हमारे राइटर जुड़े हुए हैं आज, उन सबको इस पे सोचना चाहिए और अपनी हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए और लिखना चाहिए उस पे ऐसी कविताएं कि मतलब ये मानसिक गुलामी कब तक चलेगी। मोदी यस जी ने इतना कर दिया है, बाकी तो हम लोग को करना चाहिए ना। सब कुछ मोदी जी थोड़ी करेंगे, है ना। बहुत अच्छी यस थी, मैम। बहुत अच्छी कविता थी। आपके जो है मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ कुछ लोग कुछ के। आर्ट गर्ल कह रही है राइट दीदी, देवेंद्र जी कह रहे हैं सो क्यूट सिस, और अंशिता जी
कह रही है बहुत शानदार बहन, इंडिया नहीं भारत बोलो, स्वदेशी अपनाओ। सही बात है, अब इंडिया भी नहीं रह गया, अब भारत हो गया है। और आर्ट गर्ल कह रही हैं वेल डन दीदी, सही, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जो है पहले वाली कविता भी और ये वाली भी। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, अब जैसे आपने निगेटिव कमेंट का तो बताया कि अगर कोई बोले तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो पॉजिटिव कमेंट देते हैं, तारीफें करते हैं, फिर उस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके घमंड आ जाता है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो उस टाइम इंसान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब कोई पॉजिटिव कमेंट दे, बहुत बड़ाइयाँ करे? मैम, कुछ राइटर्स होते हैं जैसे कि हम अच्छा, जैसे मैम हमारी एक पोएम्स थी, स्टार्टिंग में हमने लिखा था, हमें वो पोएम्स भी याद नहीं है, उसमें हमारी मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स थी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आए थे, आपने बहुत अच्छा लिखा, वंडरफुल लिखा, ये वो। तो मैम हम थैंक्स तो सबको बोल देते थे, क्योंकि यार मैम वो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है या कोई हमें अच्छा बोल रहा है तो उसे हमें थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन मैम हमें अपनी कमियों को भी देखना चाहिए कि वो पोएम्स हमारे उस लायक लिखी गई है या नहीं। हमें किसी ऐसे साहित्यकार को दिखाना चाहिए, जैसे कि कोई हमसे बड़ा है, वो अच्छा लिख रहा है, तो उन्हें हमें अपनी पोएम्स शेयर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ पे हमारी क्या मिस्टेक्स है, क्योंकि यदि हम अपनी मिस्टेक्स निकालेंगे तो हमारी पोएम्स और ज्यादा बेटर हो जाएगी और अच्छी दिखने लगेगी। तो मतलब मेरा कहना तो यही है, यदि कोई अच्छा बोलता है पोएम्स को तो उन्हें थैंक्स बोल दो, लेकिन तुम्हें अपनी पोएम्स पता होनी चाहिए कि वो किस लेवल की लिखी हुई है। बिल्कुल सही कहा। मतलब कि लोग ज्यादा तारीफ करते हैं तो ठीक है, उनकी तारीफों पे सही मानना चाहिए, लेकिन एक बार खुद को भी जानना ही चाहिए कि आप जो है कैसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आर्ट घर ने लिखा है इंडिया छोड़ो भारत बोलो। सही कहा आपने, वो थोड़ा हम लोग की अभी आदत सी है ना वो इंडिया बोलने की, लेकिन धीरे धीरे वो भी चला जाएगा और हम लोग भारत बोलना शुरू कर देंगे। बस अच्छा। मैम। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक कोई है? मैम हमारी बुक कोई पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ हमने कोई एक एंथोलॉजी संकलन किया था, उसमें बचपन के अनोखे पल, जो हम जी। आपको बता रहे थे, हाँ हाँ। रेखा मैम के थ्रू की थी, वो ही हमारी कोई पब्लिश हुई है, और हमें जीवन का संघर्ष पब्लिश करनी है। और मैम अच्छा। ऐसे छोटे, हमने बहुत सारे ऐसे संकलनकर्ता बुक्स होती हैं, उसमें अपनी पोएम्स दी हैं, जिसके हमें सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। मैम जैसे आपके ही ग्रुप्स में आप रखते थे ना प्रतियोगिता वगैरह, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो हमें उसके भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं। वैसे पर्सनली हमारी कोई बुक पब्लिश नहीं। चलिए कोई नहीं, हम चाहेंगे जल्दी ही आपकी जो है एक बुक पब्लिश हो जाए और हम लोग के पास वो आए, है ना? यस मैम। हाँ। चलिए फिर आपकी एक और कविता कोई सुन लेते हैं अच्छी सी। मैम हरिवंश राय बच्चन की जो पोयम्स हम बता रहे थे, मतलब कि ख्वाहिश नहीं मुझे मखलूक होने की, तो मैम हमने मतलब उसी से रिलेटिव एक पोयम लिखी थी, जीवन की गहराई। हाँ हाँ। मैम वो सुनाइए। लॉन्ग है हमारी वो पोयम थोड़ी, तो हम वो कोई नहीं सुना रहे हैं। सुनाइए। जीवन, ख्वाहिश नहीं है मुझे कुछ बड़ा करने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे कुछ बड़ा करने की, कुछ छोटा ही कर लूं वह मेरे लिए काफी है, कुछ छोटा ही कर लूं वह मेरे लिए काफी है। मतलबी ने मतलब से, स्वार्थी ने स्वार्थ से जाना मुझे, मतलबी ने मतलब से और स्वार्थी ने स्वार्थ से जाना मुझे, क्योंकि जो जैसा था उसने वैसे ही जाना मुझे, क्योंकि जो जैसा था उसने वैसा ही जाना मुझे। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई दोष नहीं, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई दोष नहीं, पर सच कहती हूँ मैं दोषी नहीं, पर सच कहती हूँ मैं दोषी नहीं। चिढ़ जाते हैं लोग मुझे देखकर, चिढ़ जाते हैं लोग मुझे देखकर, क्योंकि समय की काया में ना मैंने दोस्त बदले ना उनसे बातचीत करनी, क्योंकि समय की काया से ना मैंने दोस्त बदले ना उनसे बातचीत करनी। लेट जाती हूँ अक्सर अपनी चारपाई पर, लेट जाती हूँ अक्सर अपनी चारपाई पर, क्योंकि खुद से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुद से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक घड़ी खरीद कर मैंने अपने सामने क्या रख ली, एक घड़ी खरीद कर मैंने अपने सामने क्या रख ली, समय का पहिया पीछे ही पड़ गया, सोचा था कुछ बड़ा करके रुकूंगी, सोचा था कुछ बड़ा करके रुकूंगी, क्यों लेकिन घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। जीवन के चलने से लोग क्यों बदल जाते हैं, जीवन के चलने से लोग क्यों बदल जाते हैं, अच्छे खासे भी बुरे बन जाते हैं, अच्छे खासे भी बुरे बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम दोस्त बहुत हैं,
लोग कहते हैं कि हम बोलते बहुत हैं, मैम उसमें कोई डाउट भी नहीं है, हम बहुत बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बोलती हैं। लोग कहते हैं कि हम बोलते बहुत हैं, लेकिन मैं थक गई जबान को लगाम देते देते। लेकिन मैं थक गई जबान को लगाम देते देते। दुखी हूँ तो सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। दुखी हूँ तो सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बुरी हूँ पर सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ। बुरी हूँ पर सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ। मालूम है कोई याद मालूम है कोई याद नहीं करता, फिर भी दिन में सबको एक बार लिख देती हूँ। फिर भी दिन में सबको एक बार लिख देती हूँ। बहुत बढ़िया था। अ, जो आपने कहा ना बहुत बोलती हैं, सही बात है भाई, अब बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आप देख रही हैं समाज में जिस हिसाब से लड़कियों को इतना बंद, चुप रहो, बंद और बोलो नहीं, ये सब कहते हैं ना, उस हिसाब से अब बोलना जरूरी है भाई। कितना आदमी सुनेगा, है ना। अगर आप ज्यादा चुप रहोगे तो फिर सामने वाला सोचने लगता है कि ये बोलती नहीं है और इनके साथ जो करना है करो। इसलिए अब हमारे देश की लड़कियों को बोलने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। आपकी आवाज जो बीच में थोड़ा थोड़ा वो हो जा रही है, आ नहीं रही सही से, मतलब धीमी हो जा रही, तेज हो जा रही है। आपकी जो है कविता पे। हाँ बोलिए। मैम हमने तो नेटवर्क भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों हो अच्छा। रहा है ऐसे। अच्छा। आपकी कविता पे जिंदगी एक ने कहा है बहुत सुंदर, राजेश जैन ने कहा है नाइस, और अल्फाज आशा के लिख रही हैं। आपको बहुत देर से सुन रही हूँ आशिका जी, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और आपकी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं। मैं किचन में हूँ, हेडफोन लगाकर आपको सुन रही हूँ, इसलिए हर बार कमेंट नहीं कर पा रही। सच में मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं अभी तक सोच रही थी कि आशिका जी जो है अभी नवोदित साहित्यकार है, लेकिन अब इन्हें सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी ये नवोदित साहित्यकार है, बल्कि अब ये जो है युवा साहित्यकारों के श्रेणी में आ गई हैं और बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, साहित्य का भी और साथ में लाइफ का भी। राइटर प्रिया कह रही हैं ऑसम। अच्छा, थैंक यू। जानना अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो अभी आपने देखा राम मंदिर बना, तो मैं और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी उस दिन, कितना अच्छा माहौल था पूरे देश दुनिया में हर जगह। तो मैं आपके अपने पर्सनल मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रही थी, आपको उस दिन कैसा महसूस हुआ, आपने घर में क्या क्या मैं किया अपनी फैमिली के साथ, ये सब बताइए, आप शेयर करिए। मतलब वैसे तो लगता था कि साल में एक ही बार दिवाली आती है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं, साल में एक बार दिवाली, दो बार दिवाली। तो उस दिन भी हमने अपने आस-पास अपने घर और देखा था कि दीपकों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जन्नत अयोध्या है। अयोध्या नगरी तो दीपों से सजी हुई थी, लेकिन कहीं पर भी अपने चारों तरफ हरियाली की जगह उस दिन दीपकों की रोशनी से सजा हुआ था। न चारों ओर तो ऐसा लग रहा था कि राम जी अब सीधे आएंगे और अयोध्या में तो आए या नहीं, हमारे घर में आकर जरूर बसेंगे। तो मैम उस दिन ऐसा ही हो रहा था कि जैसे राम जी आ चुके हैं। और अगर जो मोदी जी हैं उन्होंने कितना अच्छा काम किया कि जो बस राम जी मंदिर के ऊपर, लेकिन आशिका जी, आपका जो है वीडियो पॉज हो गया है, आपका वीडियो पॉज हो गया है। हाँ मैम अब चल वॉइस रहा है। आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है, वीडियो भी पॉज है, मुझे लगता है नेटवर्क का वो हो रहा है। हेलो। मैम वॉइस आप आपका वीडियो इधर ठीक से नहीं चल रहा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हेलो, अब आ रही है। मैम वॉइस तो आ रही है बट कट कट के आ रही है आपकी वॉइस। हाँ क्लियर। वही, आपका वीडियो भी ऐसे ही है, आवाज भी नहीं आ रही ठीक से और वीडियो भी कट रहा है। यस मैम, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कि ठीक चल रहा है आपका फोन। नेटवर्क तो हमारे आ रहे हैं। अच्छा चलिए, शुरू करते हैं। हाँ तो आप क्या बता रही थी, बताइए। मैम मतलब राम जी के बारे में बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि राम जी की दिवाली हम सबको दो बार दिवाली मनानी चाहिए। और चारों ओर दीपों से सजा हुआ था, और जो अभी बरसों से चल रहा राम जी की मंदिर की जगह इतना कि super संघर्ष चल रहा था। और मोदी जी ने देखो कितने मतलब इजी तरीके से उसे राम मंदिर को बना दिया। और वहां पर कितना अच्छा लग रहा होगा उस दिन। ऐसा लग रहा था कि जैसे अयोध्या नगरी में साक्षात राम जी
इतना ही कहना चाहूंगी उनके ऊपर। सही कहा, बहुत अच्छा दिन था उस दिन ऐसा। उस दिन की खुशी को मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ सही कहा, बिल्कुल ऐसा, मतलब होठों पे मुस्कान थी और आंख में आंसू था, वो जो अभी तक सुना ही था, वो पहली बार ऐसा फील भी किया था उस दिन। यस मैम। राइटर प्रिया कह रही हैं ऑसम, और अंशिता जी कह रही हैं बोलती तो बहुत है सच में, लेकिन अच्छा बोलती है। सही बात है, बोलती तो है लेकिन अच्छा बोलती है, बस यही चाहिए। राइटर प्रिया कह रही हैं चल है जिंदगी एक बार फिर मिलते हैं, तेरी मेरी रफ्तार मिलाकर दौड़ते हैं, कोड कहता है कुछ नहीं कर पाओगी, यूं लिख कर चल सबको कलम और कागज की आवाज सुनाते हैं, पलटेगी सभी की सोच, चल एक आवाज मिलके लगाते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है। मैं सुनाने जा रही थी, मैं एक छोटा सा सुना देती हूँ, मैंने शुरू ही किया था कि पुरुष जब अमीर हुआ तो सबसे पहले तन को ढका, महिला अमीर होते ही तन से कपड़े कम कर देती है। ये मैंने ही लिखा था, तो मैंने सोचा आप जुड़ नहीं रही हैं, मैं सुना देती हूँ। अब आप जुड़ गई हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था ना। यस मैम। हाँ मुझे लग रहा था। चलिए अब जो है आप दो, आपके कुछ और क्वेश्चन है वो भी पूछ लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर जो है ये कार्यक्रम खत्म करेंगे, है ना। तो आप वो जो राम मंदिर पे बता रही थी, आपके परिवार में क्या हुआ, आपका उस दिन अनुभव कैसे रहा, आप उस पे एक बार फिर से जो है आपने जो बताया था वो बता दीजिए। मतलब हम तो जैन है तो राम जी भगवान को हमारे जैन धर्म में भी बहुत माना जाता है। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि चारों ओर मतलब दीपकों से सजा हुआ था, हमारी चारों तरफ से हमारी गली ऐसा लग रहा था कि जैसे अयोध्या नगरी में मतलब हम लोग हैं। और मतलब चारों तरफ दीपकों की रोशनी, कुछ नहीं मतलब लाइट वगैरह भी कहीं नहीं दिख रही थी, ओनली दीपकों की रोशनी। तो मतलब उस दिन बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि तो अयोध्या है ही, लेकिन अयोध्या से भी बेटर हमारा हमारा गांव, हमारी गलियां, हमारे घर, मतलब चारों ओर रोशनी रोशनी। तो हम उसके बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि उसके बारे में जितना कहो मेरे शब्दों से बयान नहीं कर सकते। उस दिन की मतलब खुशी कुछ अलग ही खुशी थी। मतलब ऐसा लगता था हर साल की साल में एक बार दिवाली मनाई जाती है, लेकिन उस दिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि साल में एक बार दिवाली नहीं, दो दो तीन तीन बार दिवाली मनाई जाएगी, अगर ऐसे राम जी और राम जी के मंदिर के ऊपर कितना संघर्ष चल रहा था और वो जाके अब पूरा हुआ, तो हम हिंदुओं के लिए तो मतलब एक गॉड गिफ्ट ही हुई वो। बिल्कुल सही कहा, बहुत खुशी हो रही थी। मैं तो कह रही हूँ, मैं जब देख रही थी, लाइव ही मैं देख रही थी, तो मेरे होंठ पे मुस्कान थी और मेरे आंख से आंसू, मतलब खुशी के आंसू जो होते हैं ना, वो बहते ही चले जा रहे थे। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाह रही थी, मोदी जी ने हम लोग को इतना बड़ा उपहार दिया है, तो आप मोदी जी की तारीफ में कुछ शब्द कहिए। मैं मोदी जी तो हमेशा आइडल बेस्ट रहे हमारे लिए, क्योंकि देखो पुलवामा के समय भी उन्होंने कैसे देशवासियों को उस कोरोना कोविड-19 से कैसे उभारा। मतलब कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं आई थी वो, कैसे उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखा एक टाइप से। मतलब लॉकडाउन भी लगाया, कर्फ्यू भी लगाया, मतलब उन्होंने मतलब ऐसे बहुत सारी उन्होंने चीजें की हैं अपने इंडिया के लिए, कि आगे जाके जो आएंगी हमारी पीढ़ी वो भी इंडिया मतलब भारत भारत में अगर प्रधानमंत्री आए तो मोदी जी ही आए। और अब तो जैसे राम जी भगवान का मंदिर बन गया है जो कि हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। मतलब अब तो जैन मतलब सब लोग मोदी जी को मतलब वोटिंग करनी चाहिए उन लोगों को, और मोदी जी को दोबारा लाने चाहिए, जिससे जो भी हमारे इंडिया में ऐसे कार्य पेंडिंग में डले हुए हैं वो मोदी जी जल्द ही पूरी करें। और बिल्कुल सही कहा। मोदी जी का संघर्ष तो अपन ने देखा ही है, कैसे उन्होंने मतलब हमने सुना है कि मतलब उन्होंने फैमिली से भी दूर रहते हैं, क्योंकि फैमिली भी मतलब उनके कार्यों में जैसे रोक टोक ना करे, इस वजह से वो फैमिली से भी बहुत दूर रहते हैं, और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया है। कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा राजनेता नहीं हुआ अपने स्वतंत्र भारत में, तो मोदी जी ही ऐसे हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, और मतलब उन्होंने इंडिया के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किया है। कांग्रेस भी उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मतलब कैसे अटल रहते हैं। तो उन्हें उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि उन्हें जैसे मोदी जी कुछ ठान लेते हैं तो वो मतलब करके ही मानते हैं। तो ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि यदि हमने कुछ ठान लिया है तो हमें करना ही है। मैम इतना ही सही कहा। कहना अपने चाहेंगे। अपने मतलब अपने देश के लिए अगर कुछ करना है और हमने ठान लिया है कि कुछ करना है, तो उसे करके ही दम लेना चाहिए। सही कहा। मोदी जी मतलब एक राजनेता से हट के भी अगर देखा जाए मोदी जी को, तो उनके काम बहुत अच्छे हैं। एक अच्छे इंसान के रूप में उनके काम बहुत ही अच्छे और सराहनीय हैं।
मैं तो उन्हें कभी एज अ राजनेता देखती ही नहीं, मैं तो उन्हें बस एक आइडल के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में देखती हूँ कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से कितना कुछ किया है हम लोग के लिए। एक तो इतने सारे त्योहार दे दिए हैं मनाने के लिए, इतनी खुशियां दे दी हैं मनाने के लिए, है ना। तो जो है अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप इतने दिनों से हमारे मंच से जुड़ी हुई हैं, पहले वो नारी तू नारायणी मंच में, और अब जो है ये श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच में, और मुझे भी आप जानती हैं, तो आप हमारे मंच के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कुछ अच्छाई, कुछ आप जो है टिप्स देना, और कुछ कमियां वगैरह। जी, मैम वैसे आप तो मतलब ग्रुप्स को ऐसे कंट्रोल में रखते हो कि मतलब और कोई ग्रुप्स में हमने इतना डिसिप्लिन वगैरह नहीं देखा जितना आपके ग्रुप में देखा है, तो हम तो शुक्रिया। उसकी तो हम सराहना ही करेंगे। मैम जैसे कि हम तो छोटे मोटे राइटर थे जिस टाइम पर हम आपके ग्रुप से जुड़े थे, नारी टू नारी से, तो उस टाइम पर हमने देखा था कि हमने अपनी पोएम्स में जो सुधार किया है ना मैम, तो वो हमने आपके ग्रुप्स में रहकर ही किया है। क्योंकि हम वैसे तो डेली डेली लिखते नहीं थे, लेकिन जैसे आप टॉपिक्स देने लगे थे तो हम उन पर डेली लिखते थे, तो जिससे हमारी मतलब थिंकिंग थी, हमारे विचार थे, वो अपने आप ही चेंज होने लगे और लेखन के क्षेत्र में दौड़ने लगे। मतलब कि कहते नहीं है पहले तो लिखना आता ही नहीं था, लेकिन आप टॉपिक्स देने लगे तो उन टॉपिक पर मतलब हमारा ये रहता था कि मैम का टॉपिक आएगा और हमें लिखना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी लिखा जाए। और फिर आप उसकी मतलब कैसा भी लिखा जाए मैम, आप हमें मतलब गिफ्ट सपोर्ट क्या किया करती थी। अगर हमसे कुछ नहीं बनता था तो हम आपको मैम थोड़ा हिचकिच होती थी कि हम मैम को मैसेज करेंगे, मैम ये ना सोचे कि ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ, तो अब बिना उसके ही हमें आंसर रिप्लाई कर दिया करती थी, कुछ सोचती नहीं थी, कभी डांटा नहीं ना कुछ, अब बिल्कुल हंस के और प्यार से समझा दिया करते थे बातों को। तो मैम हम तो जितना शुक्रिया। कहेंगे कि हम लेखन में जितना भी बड़े हैं तो हम आपके ग्रुप से ही बड़े हैं। और मैम अभी मैं श्री राम चाहूंगी। सेवा साइट आपने ऐसे ही मतलब टॉपिक वाइज डे के लिए डाल रखी है कि इस दिन ये लिख के सेंड करना, इस दिन ये लिख के सेंड करना। तो मैम हम्म, हम लिखने की बहुत ट्राई करते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो हम उस दिन के लिए लिखते जरूर है। तो मैम हम तो बहुत बढ़िया। इतना आपका साइट से अभी गॉड गिफ्ट है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही जो है और अच्छा लिखती रहें, और हमेशा ही लिखती रहें। कुछ साहित्यकार होते हैं ना, छोटे मतलब नवोदित होते हैं, उनमें थोड़ा घमंड आ जाता है, पर आपसे बात करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आप लिखना भी बहुत अच्छा सीख गई हैं, और काफी अच्छा बोलना भी, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा बोलता है। और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही आगे भी प्रोग्रेस करती रहें साहित्य के क्षेत्र में, एक अच्छी साहित्यकार बने, और आपकी बहुत सारी बुक्स आए, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारी तरफ से भी। और आप हमारे मंच से इसी तरह जुड़े रहिएगा, और जिससे ये होगा ना कि जब आप अच्छी साहित्यकार बनेंगी, अच्छा लिखेंगी, तो आपका नाम तो होगा ही, और आपके मम्मी पापा का नाम होगा, साथ ही साथ हमारे मंच का भी नाम होगा, है ना, कि हमारे मंच की मैम एक साहित्यकार है। कुछ भी हो लेकिन गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, आप मेरे लिए एक टाइप से गुरु ही रहे हो, तो आपका ओ, स्थान तो बहुत सर्वोच्च। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। अच्छा, तो फिर आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशिका जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, और आपकी बातें जान के, आपके साहित्यिक सफर के बारे में जान के। और मेरी यही शुभकामना है आपके लिए कि आप जो है साहित्य के क्षेत्र में इसी तरह आगे बढ़ती रहें, और दिन दुगनी रात चौगनी जो कहते हैं ना, वही उसी तरह जो है तरक्की करती रहें। तो अब अगली बार जो है हम लोग फिर से एक नए साहित्यकार को लेके आएंगे अपने इस कार्यक्रम में, और उनके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए जय श्री राम। यू मैम, जय श्री राम।